जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं और आज एक नया टॉपिक लिखा है संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे होंगे। एक एक बिंदु कोशिश करेंगे हम समझाने की कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए ताकि आप कोई डाउट आपका ना रहे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं और ये क्या है, एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है। और दस्तावेज किस चीज का है? तो नियम कानून का एक संग्रह, क्या है, एक समुच्चय है। और इसी के आधार पर किसी देश का क्या होता है, राज्य व्यवस्था संचालित होती है। इसी के आधार पर किसी देश की जो राज्य व्यवस्था होती है वो क्या होती है, संचालित होती है। और राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले अगर हम पॉइंट करते हैं इसकी राज्य व्यवस्था, तो ध्यान रखना कि राज्य व्यवस्था जो होती है वो किसी भी देश को संचालित करने का एक ढंग होता है। और इसी के अंदर आप समझेंगे कि इसको दो भागों में बांटा गया है। मतलब राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आप कह सकते हैं कि राज्य, या फिर कह सकते हैं आप देश, और इसी को हम कह सकते हैं व्यवस्था। क्या कह सकते हैं इसको? व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है शासन। क्या होता है? शासन। अगर राज्य व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको राज्य अर्थात देश के बारे में पढ़ना होगा, और उसी को हम कह सकते हैं कि अगर उस देश के बारे में पढ़ लें तो देश को चलाना कैसे है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। और इसी शासन को हमने समझाने की कोशिश करी है जो कुछ पॉइंटों के माध्यम से। हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य क्या होगा, भूभाग। क्या होगा? जमीन का कोई भूभाग जो है वही क्या कहलाएगा, देश के अंदर शामिल होगा। और यही पर हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर और क्या शामिल होगा, तो जनसंख्या शामिल होगी। क्या होगी? जनसंख्या शामिल होगी। इसी के अंदर हम बात करते हैं तो क्या शामिल होगा, सरकार शामिल होगी। क्या होगा? सरकार। और इसी के अंदर हम बात करते हैं तो क्या चीज शामिल होगी, तो दोस्तों इसके अंदर शामिल होगी संप्रभुता। क्या होगी? संप्रभुता होगी इसी के अंदर शामिल। तो राज्य या देश की हम बात कर रहे होंगे तो इन चार पॉइंटों को हमें समझना जरूरी हो जाएगा। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी व्यवस्था का शासन की, तो शासन चलाने के लिए क्या होना जरूरी है? एक तो विधायिका। क्या होना चाहिए? विधायिका होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव। क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेटिव। और इसी की हम बात कर रहे हैं तो आप इसका देखेंगे तो क्या होगा, कार्यपालिका। क्या होगा? कार्यपालिका। और कार्यपालिका की हम बात करते हैं तो इसको कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव। क्या कहेंगे इसको? एग्जीक्यूटिव बात कर रहे होंगे। और तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो क्या होगा, न्यायपालिका। क्या होगा? न्यायपालिका। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इसको क्या कहा जाता है, जुडिशरी। क्या कहते हैं इसको? जुडिशरी इसको कहते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी व्यवस्था या शासन को चलाने के लिए तीन स्तंभ होते हैं शासन के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। ठीक है। राज्य देश में क्या होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो हमने कहा कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, एक दस्तावेज है जो कि नियम कानून का एक क्या संग्रह, क्या है, एक समुच्चय है। यहीं पर हमने ये बात भी करी कि इसी के आधार पर किसी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता है। इसलिए राज्य व्यवस्था जो है कितने शब्दों से मिलकर बनी है, दो। राज्य, देश अर्थात व्यवस्था अर्थात शासन की हम बात कर रहे होंगे। और राज्य क्या होता है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होता है। और जबकि शासन क्या होता है, तो शासन के तीन स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे होंगे कि नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा। संविधान सभा की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मतलब निर्माण की क्या होती है, यात्रा शुरू होती है। क्या होती है? निर्माण की यात्रा शुरू होती है। और निर्माण की यात्रा में क्या होगा, सबसे पहले होती है मांग। संविधान सभा की क्या होती है, मांग होती है अर्थात डिमांड। और इस डिमांड को भी हमने कितने भागों में बांटा है, तीन डिमांड होती है, अप्रत्यक्ष मांग और कौन सी, सांकेतिक मांग और कौन सी, प्रत्यक्ष मांग। तो इस प्रकार की क्या होती है, डिमांड होती है अर्थात मांग होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि जो अप्रत्यक्ष मांग है, इस अप्रत्यक्ष मांग किसके माध्यम से और कैसे की गई थी, तो अप्रत्यक्ष मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, तिलक के द्वारा अप्रत्यक्ष मांग की गई थी 1895 में। और किसके माध्यम से कही गई थी, तो माध्यम अगर आपसे पूछा जाए तो स्वराज विधायक के माध्यम से।
स्वराज्य विधायक के माध्यम से क्या की जाती है, मतलब मांग की जाती है, कब 1895। और इसी के पॉइंट में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, 1906 में, किसके 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच से मांग होती है। और मांग किसके माध्यम से होती है, तो आप ध्यान रखना, जो मांग होती है वो मांग होती है यहाँ पर, एक तो होता स्वराज्य, कौन से शब्द की मांग, स्वराज्य की, या हम इसी को कह सकते हैं क्या, स्वदेशी, क्या कह देंगे, स्वदेशी। तो इन शब्द की मांग हुई थी किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1960 में, तब 1906 में मांग होती है। तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष मांग जो होती है 1895 में, और कब होती है, 1906 में होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहां से कौन सी मांग होती है, तो नेक्स्ट मांग होती है आपकी सांकेतिक मांग। और सांकेतिक मांग की अगर हम बात करें यहां से, तो सांकेतिक मांग होती है 1922 में क्या होता है, तो चोरी चोरा कांड होता है, ठीक है। मतलब संकेत दिया जा रहा था ब्रिटिश सरकार को कि आप संविधान सभा को बनाइए, ये संविधान सभा हमारे लिए बनाइए। तो 1922 में चोरी चोरा कांड होता है। और 1923 की अगर हम बात करते हैं, तो 1923 में स्वराज पार्टी की का गठन होता है। स्वराज पार्टी का क्या होता है, गठन होता है। अगर स्वराज पार्टी के हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो CR दास, मतलब चित्तरंजन दास, और कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और यहीं पर एक कमेटी की हम बात करते हैं, तो एक कमेटी बनती है यहाँ पर सह समिति, और दूसरी समिति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बिल आता है। कौन सा बिल आता है, इस बिल की अगर हम बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि सांकेतिक मांग में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आता है, सेकंड वो समिति आती है, स्वराज पार्टी का क्या होता है, गठन। 1922 में चोरी चोरा क्या होता है, कांड होता है। और यहीं पर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और मिलता है 1925 में, किसमें, 1925 में। तो 1925 में क्या होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाता है काकोरी ट्रेन डकैती। क्या होता है, काकोरी ट्रेन डकैती होती है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सांकेतिक मांग में 1922 में चोरी चोरा कांड होता है, और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, सेक्टर समिति आती है, आपका यहाँ पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आता है, और यहीं पर 1925 में क्या होता है, काकोरी ट्रेन डकैती होती है। तो इसके माध्यम से सांकेतिक मांग की जाती है संविधान सभा का। अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वदार क्वेश्चंस है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो क्या है आपका, प्रत्यक्ष मांग। किसकी मांग, प्रत्यक्ष मांग संविधान सभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग। और संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग होती है तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले होगा 1934 में, किसके द्वारा, 1934 में होती है MM राय। किसके द्वारा, MM राय के द्वारा 1934 में सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग होती है, और इन्हीं को कहा जाता है, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। और यहीं पर हम बात कर रहे होंगे तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग होती है। किसकी मांग होती है, संविधान सभा की क्या होती है, मांग होती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब होती है, 1935 में। और सबसे पहले MM राय के द्वारा क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से 1934 में मांग होती है। और इसी में आपको एक पॉइंट को ध्यान रखना, 1937 और 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन में मांग होती है। क्या होती है,
मांग होती संविधान सभा की। और इसी के अंदर 1938 की हम बात करते हैं तो 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर मांग उठाई जाती है। और क्या कहते हैं यहाँ पर, तो ये मांग कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो, जबकि क्या होना चाहिए कि जो वयस्क मताधिकार है वो निर्वाचित होने चाहिए। ये बात किसने कही थी, पीटी नेहरू ने कही थी 1938 में। कब, 1938 में। तो प्रत्यक्ष मांग का स्वरूप आपको समझ में आया होगा। प्रत्यक्ष मांग का मतलब है डायरेक्ट मांग, सामने से मांग की जा रही है तो प्रत्यक्ष है। सांकेतिक मतलब कोई संकेत देकर अगर कोई मांग की जा रही है तो वो सांकेतिक मांग होगी। और जबकि अप्रत्यक्ष का मांग का मतलब है कि यदि हम किसी के द्वारा मांग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, आपकी अप्रत्यक्ष मांग होगी, किसी के द्वारा घुमा के बात की जाएगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि तिलक जी के द्वारा जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, स्वराज विधायक के द्वारा की गई थी। तो वो डायरेक्ट नहीं थी, क्या थी, इनडायरेक्ट थी। तो अप्रत्यक्ष मांग यहाँ पर, सांकेतिक मांग यहाँ पर, प्रत्यक्ष मांग आप यहाँ से समझ लेंगे। पेपर में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले किसने 1934 में एमएन राय के द्वारा की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान सभा की जो मांग हुई थी कैसे कैसे यहाँ पर होती है। और उसके बाद फिर पॉइंट हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में आगे क्या मिलता है ये भी हम समझ लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ताकि हम इससे बेहतर अच्छी वीडियो आपके बीच में लाते रहें, हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ज्यादा मेहनत के साथ आपको वीडियो बनाते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो की घोषणा आती है। 8 अगस्त 1940 को किसी घोषणा आती है, जो लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था उसके द्वारा एक घोषणा होती है। और इसी दिन क्या लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया था, अगस्त प्रस्ताव। तो आपसे पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में आया था। ठीक है, यहां तक बात आप ध्यान रखें। वायसराय कौन था उस वक्त, लिनलिथगो वायसराय था उस वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। तो अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्रिप्स मिशन लाने का उद्देश्य क्या था। तो क्रिप्स मिशन लाने का उद्देश्य तो ये था कि राजनीतिक गतिशीलता थी वो बढ़ रही थी। गतिशीलता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इसको दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, गतिशीलता को दूर करने के लिए इस बिल को लाया गया था। और दूसरी बात यहीं पर इन्होंने क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारतीयों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की थी। क्या इन्होंने कहा था कि विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध के बाद भारतीय संविधान, ये भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो ये बात इन्होंने कही थी क्रिप्स मिशन के माध्यम से कि राजनीतिक गतिशीलता को दूर करने के लिए, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ये क्रिप्स माध्यम के क्रिप्स से जो मिशन था उसके माध्यम से समझाने की उन्होंने कोशिश करी थी। और इसी के अंदर आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इसी में मुस्लिम लीग ने इसके क्या कर दिया, क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और इसी में आप जानते हैं कि गांधी जी ने जो है इसे क्या कहा था, क्रिप्स मिशन को, तो गांधी जी ने कहा था इसको पोस्ट डेटेड, क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था इसको, पोस्ट डेटेड चेक। तो आपसे कहा जाए कि पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। और किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। किसके, गांधी जी के द्वारा क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, तो यहीं पर हम आगे चल रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब समझते हो, यहाँ पर मरी हुई डेट, मतलब जो डेट कभी आ नहीं सकती, ऐसी डेट आपको दी गई है अंग्रेजों के द्वारा। ये महात्मा गांधी ने कहा था इसको, क्या, पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। 1942 में ये आता है। कब आता है,
1942 में आता है। और यदि इसके अध्यक्ष पूछा जाए क्रिप्स मिशन का तो कौन था? स्टैनफोर्ड। कौन था? स्टैनफोर्ड जो था इसका क्या था? अध्यक्ष था। आइए आगे समझते हैं और आगे नेक्स्ट बिंदु को जानने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु में आप देखेंगे यहां से कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है और भारतीयों के सामने पेश किया जाता है या उनके सामने रखा जाता है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आता है? तो ये आता है आपका 24 मार्च। कब आता है? 24 मार्च 1946 को। कब आता है? 24 मार्च 1946 को। और भारतीयों के बीच में कब पेश किया जाता है? तो 16 मई 1946 को ये भारतीयों के बीच में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, पेश किया जाता है भारतीयों के बीच में 16 मई 1946 को और 24 मार्च 1946 को भारतीय कैबिनेट मिशन पहुंचता है। इस कैबिनेट मिशन की हम बात करते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी इसमें कितनी? 3। अध्यक्ष इसमें कौन था? तो सबसे पहले अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन था यहाँ पर? तो आप बताएंगे पैंथिक लॉरेंस। कौन था? पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। और यहीं पर जो हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन था? दूसरा व्यक्ति अगर हम बात करते हैं तो वो था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा व्यक्ति कौन था? ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। तो यहां पर 3 लोग शामिल थे किसमें? कैबिनेट मिशन में। अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस जो सचिव था, भारत का सचिव था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का क्या था? सचिव था। और ए बी अलेक्जेंडर क्या था? ये मंत्री था। कौन था? मंत्री था। तो इसमें 3 लोग शामिल थे इसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर। और ये 24 मार्च 1946 को भारत आता है और भारतीयों के सामने 16 मई 1946 को ये पेश किया जाता है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन के अंदर आपको ये बात भी मिलेगी कि कैबिनेट मिशन के अंदर कुल कितने सीटें थी? तो कितनी सीटों की बात की गई थी? तो यहाँ पर 389 सीटें थी। कितनी? 389 सीटें कैबिनेट मिशन के आधार पर तय की गई थी। और इन 389 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 296 तो आपके आती थी ब्रिटिश प्रांत से। किससे आती थी? ब्रिटिश प्रांत। और जबकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर तो 93 मतलब 93 जो आती थी वो किससे थी? देसी रियासतों से। किससे? देसी रियासतों से शामिल थी आपकी 93 सीटें। ठीक है, तो 296 और 93 की अगर हम बात कर रहे हैं तो और टोटल कितनी थी? 396 सीटों को तय किया गया था। और इसके अंदर भी कुछ सारे पॉइंट दिए थे और पॉइंटों की अगर हम बात करते हैं तो कौन से पॉइंट इसमें शामिल किए गए थे इसको एक बार नोट कर लेते हैं आप लोग। तो कैबिनेट मिशन में सीटें आपको मिली 389 मतलब 389 सीटें इसमें क्या गई थी? शामिल हुई थी, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से आती थी जबकि 93 सीटें किससे थी? देसी रियासतों से। उसके बाद हमारा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको 296। कौन सा? 296। और इन 296 सीटों को भी आप समझ रहे होंगे तो यहाँ कितना? 292 में मतलब 11 प्रांतों से 11 ब्रिटिश प्रांतों से आती है ये, ब्रिटिश प्रांतों से। और यहीं पर हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर 4 जो आती थी वो किससे थी? चीफ कमिश्नरी से थी। किससे? चीफ कमिश्नरी से। तो ध्यान रखना है टोटल अगर हम बात कर रहे हैं तो कितनी थी? 389। टोटल कितनी थी? 389। और इसमें से कितनी आ गई आपकी? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये 296 और इधर कितनी थी? 93। कितनी? 93। ये देसी रियासत थी। ठीक है, तो हमने इसको बात कर दिया यहाँ पर। तो आपको यहाँ 292 में 11 ब्रिटिश प्रांतों से आ गई और चीफ कमिश्नर से कितनी थी? 4। और चीफ कमिश्नर में 4 कौन से शामिल थे? तो एक तो था दिल्ली। कौन था? दिल्ली। दूसरा कौन सा था? कुर्ग। कौन सा था? कुर्ग। और तीसरे की हम बात करते हैं तो कौन सा था? अजमेर। क्या था? अजमेर, जो कि मारवाड़ में पड़ता है। मारवाड़, अजमेर मारवाड़। और यहीं पर आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो यहां से एक सीटें आती थी। ठीक है, एक तो मिलता ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया, अजमेर मारवाड़ से, कुर्ग और दिल्ली, ये
4 चीफ कमिश्नर से आती थी, ठीक है। और 292 आपकी यहां से रहती है। और इसी के बाद में क्या होता है, यहां पर जुलाई अगस्त 1940 को क्या होते हैं, क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और यहीं पर आप ध्यान रखना कि इसी के साथ आधार पर क्या मिलता है आपको, अक्टूबर नवंबर 1940 में क्या आता है, परिणाम आता है। क्या आता है, परिणाम आता है। एकल संक्रमणीय, ठीक है, चुनाव होता है। और इसी में आपको पॉइंट और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चुनाव होता है कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में बहुत सारी बातें थी। तो कैबिनेट मिशन में आपको बताया, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। भारत में कब आता है, 24 मार्च 1940 को। और भारतीयों के सामने पेश कब किया जाता है, तो 16 मई 1940 को भारतीयों के सामने पेश किया जाता है। इसमें कुल कितनी स्टेट्स तय होती हैं, 389। और 296 की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रांतों से आती है, जबकि 93 किससे आती है, देशी रियासतों से आती है। 296 की अगर बात करते हैं तो 292 किससे आती है, 11 ब्रिटिश प्रांतों से आती है। और जबकि 4 किससे आती है, चीफ कमिश्नर से आती है। दिल्ली से, कुर्ग से आती है आपकी, अजमेर मारवाड़ से आती है। और उनसे कहां से आती है, ब्रिटिश बलूचिस्तान से आती है, ठीक है। उसी के आधार पर हमने इस चीज को समझाया। उसके बाद जुलाई अगस्त में 1940 में क्या होता है, चुनाव। और यहीं पर अक्टूबर नवंबर में 1940 में क्या होता है, इसका परिणाम आ जाता है, ठीक है। और परिणाम के बाद में एकल संक्रमण चुनाव इसमें होता है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, इसके अंदर चुनाव होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और उसी के बाद इसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। क्या आता है, रिजल्ट मतलब परिणाम आता है। इसके बाद जो कैबिनेट मिशन में जो सीटों की तय हुई थी, उन तय के बाद में क्या आता है, परिणाम आता है। तो परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो परिणाम में क्या होता है, तो इसमें टोटल कितनी 292 सीटें, क्योंकि आप समझते हैं 93 देशी रियासतों से थी, 4 चीफ कमिश्नर से थी, बची कितनी 292। इन 292 में क्या होता है, चुनाव होता है। और इस चुनाव पर आप समझेंगे यहां से तो जो 208 सीटें हैं वो किसकी आती है, कांग्रेस की। 208 सीट किसकी होती है, कांग्रेस। और इसी के अंदर 73 मतलब 73 आती है आपकी मुस्लिम लीग से। किससे आती है, मुस्लिम लीग। और इसी के अंदर आप समझेंगे यहां से कि 15 किससे आती हैं, तो 15 जो आती हैं आपकी, 8 तो आती हैं आपकी स्वतंत्र उम्मीदवार से, ठीक। और 7 जो आती हैं वो छोटे अन्य जो दल थे उनसे आती थी, कितनी 15 सीटें। तो 292 पे आपका चुनाव होता है, 208 कांग्रेस जीतती है। और 73 किसकी आती है, मुस्लिम लीग की आती है। 15 में से 8 स्वतंत्र उम्मीदवारों के पास चली जाती है और 7 छोटे दलों के पास चली जाती है। तो ये इसका परिणाम रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ से गठन होता है इसका संविधान सभा का। किसका, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा का जो गठन होता है वो होता है 6 दिसंबर 1940 को। 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। कि मिशन आया, कैबिनेट मिशन, उसके बाद आपके चुनाव हुए, चुनाव के बाद रिजल्ट आ गया, उसके बाद संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया। 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन होता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक, ये पहली बैठक की हम बात करते हैं। तो प्रथम बैठक हम बात करते हैं तो कब होती है, ये 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और पहली बैठक में ही आप ध्यान रखना कि पहली बैठक, ये प्रथम बैठक कहाँ होती है, तो आप बताएंगे इसको कि वर्तमान जो सदन है उसके कहाँ पर होती है, केंद्रीय कक्ष में। क्या होती है, केंद्रीय कक्ष में, ये सेंट्रल हॉल में होती है, ठीक है, वर्तमान संसद के। और यहाँ पर अस्थायी क्या बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कि मतलब उस सभा में सबसे ज्यादा वरिष्ठ जो व्यक्ति थे
वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको बनाया गया था प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष। और यहीं पर हम बात करते हैं तो इसमें मतलब 389 में से 389 में से कुल 211 सदस्य क्या रहे? उपस्थित रहे। कितने उपस्थित रहे? 211। 389 में से 211 उपस्थित रहे। और इसी के अंदर जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग, इसने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। किसका? संविधान सभा की जो पहली बैठक है इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया। तो यहीं पर आप ध्यान रखना कि जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें केंद्रीय कक्ष से जो संसद का वर्तमान केंद्रीय कक्ष है उसमें क्या होती? बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। और यहीं पर 389 जो कुल सीटें थी उनमें से कितने सदस्य उपस्थित होते हैं? 211। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया। और यहीं पर देसी रियासतें ने क्या विभाग नहीं लिया। तो ये तो प्रथम बैठक की जो पूरी सूचना है वो आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आप समझेंगे इसमें कि फिर बैठक कौन सी होती है यहाँ पर। तो नेक्स्ट अगर बैठक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैठक होती है पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक। कौन सी बैठक? दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक कब होती है? ये होती है 11 दिसंबर 1946। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें बनाए जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष। और कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है देश रत्न। क्या कहा जाता है? देश रत्न। ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर स्थायी उपाध्यक्ष। तो स्थायी उपाध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? H.C. मुखर्जी। ठीक है। अर्थात हम इनको कह सकते हैं, ऐसी का मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इनको बनाया जाता है क्या? यहाँ पर उपाध्यक्ष। और उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात कर रहे हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो यहाँ पर है बी.एन. राव। इनको बनाया जाता है संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। और यहीं पर हम थोड़ी सी अगर बात करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। कौन सी बैठक का? तो यहाँ बैठक आती है तीसरी बैठक। कौन सी? तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक की अगर बात करते हैं तो ये कब होती है? 13 दिसंबर 1946। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी की अगर हम बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। और किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये पेश किया जाता है पीटी नेहरू, मतलब आपके नेहरू जी के द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया जाता है? इसको स्वीकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको स्वीकार कर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी कि अगर आपसे कैबिनेट मिशन की बात कर रहा है तो कैबिनेट मिशन आपको किस तरीके से इसको याद रख लेना है, किस तरीके से इसकी अप्रोच को समझना है। ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना। जो डेट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन में आपकी ज्यादा कुछ चीजें याद नहीं करनी है कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आता है। भारत कब आता है? 24 मार्च 1946 से। भारतीयों के पास सामने कब पेश किया जाता है? तो 16 मई 1946 को। उसके बाद इसमें कितनी शर्तें तय की जाती है? 389 में से अगर हम बात करते हैं तो 296 किसमें? ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 किससे? देसी रियासतों से।
296 को फिर बांट दिया जाता है 292 में से 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 में से चीफ कमिश्नर से। चीफ कमिश्नर कौन कौन सी? दिल्ली, कोरू, उसके बाद आप बताएंगे इसमें कौन सा है? अजमेर, मारवाड़, और इसमें आ जाएगा ब्रिटिश बलूचिस्तान हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इसमें जुलाई अगस्त 1946 को इसका चुनाव होता है और उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर में क्या आता है? परिणाम आता है। एक कल संपन्न नहीं है, चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव होता है। इसी के बाद रेट आता है और रेट में 292 जो सीटें थी उनमें से 208 किसके पास चली जाती है? कांग्रेस की, 73 किसके पास? मुस्लिम लीग के साथ चली जाती हैं और 15 सीटें किसके पास चली जाती हैं? तो 15 सीटों में होते हैं 8 तो होते हैं स्वतंत्र उम्मीदवार और जबकि 7 क्या होते हैं? अन्य छोटी पार्टियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का गठन होता है, तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस कहां पर होती है? तो ये वर्तमान संसद के जो केंद्रीय कक्ष है उसमें इसकी पहली बैठक होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो 389 में से कुल 211 ही सदस्य क्या रहते हैं? उम्मीदवार। मुस्लिम लीग क्या कर देती है? बहिष्कार कर देती है और देसी राष्ट्रवादी उसमें शामिल नहीं होती है। और यहीं पर उसके बाद तीसरी हमारी क्या आती है? बैठक आती है, जो कि तीसरी बैठक होती है कब? आपके यहाँ पर तीसरी बैठक होती है उसके बाद दूसरी बैठक तो दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं यहाँ पर कौन बनाए जाते हैं? एच.सी. मुखर्जी, और इसके संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं वी.एन. राव। कौन बनाते हैं? वी.एन. राव। तीसरी बैठक आती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। आज के लिए बस रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।